दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की इंडियन पॉलिटी क्लास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रेसिडेंट से संबंधित है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन कि जो लोग नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। और साथ साथ में मेरा ये भी कहना है कि वीडियो को देखते हुए स्किप मत करिएगा। हो सकता है कोई एमसीक्यू हो, कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हो और आपसे छूट जाए। तो स्टार्ट करते हैं। कथन है, राज्य बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है ये। उसके बाद कारण है, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। इसका आंसर है ए और आर दोनों सही है। पहला तो ये है, तो इसमें तो ए इज़ करेक्ट, आर इज़ रॉन्ग ये नहीं होगा। ए इज़ रॉन्ग, आर इज़ रॉन्ग, करेक्ट ये भी नहीं होगा। अब इससे व्याख्या क्या है कि प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण में स्वतंत्र हैं। तो ये स्वतंत्र हैं यहाँ पे विधायी नियंत्रण में। ठीक, तो यहाँ पे आया है, द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एज कमांडर इन चीफ आर इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल। तो ये तो हो नहीं सकता है यहाँ पर, क्योंकि इंडिपेंडेंट तो है नहीं है। वही चीज़ वही राष्ट्रपति करेगा जो कि मंत्रिपरिषद कहेगी। तो यहाँ पे ये ए सही है और आर गलत है। ये वाला आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। क्या अधिकार नहीं देता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है। राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का अधिकार ये है। देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का अधिकार ये भी है। चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? ये हम जानते हैं कि राज्य विधायिका में जो सरकार चुन के आती है, उसके बाद जो है जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है या मेजॉरिटी में जो पार्टी आती है, उसको जो है उसके एक बहुमत दल के नेता को राज्यपाल सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल होना चाहिए, या फिर मुख्यमंत्री की जगह अगर यहाँ पे केंद्र से संबंधित प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित ये बात होती तो ये आंसर भी सही था। तो बी वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट क्या है? राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल सही। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति से के कानून नहीं बन सकता है। तो अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम अ लॉ विदाउट द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सो यहाँ क्या है? आर ए की व्याख्या भी है, क्योंकि ये तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक कि राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करेंगे, अपनी एसेंट नहीं देंगे, अपनी स्वीकृति नहीं देंगे। और चूंकि राष्ट्रपति संसद के विभिन्न अंग हैं, तो कहने का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही, और आर ए की सही व्याख्या है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? अब इसमें है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। पहला है स्वीकार करना चाहिए। देखिए यहीं पे एक बात आ गई है कि बाध्यता कर दी गई है राष्ट्रपति को कि उसको स्वीकार करना चाहिए, बल्कि ऐसा है नहीं कि समय समय पर क्या है राष्ट्रपति को ऐसा संज्ञान में आता है कि अगर किसी विषय पर राष्ट्रपति चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय की जो भी परामर्श है वो ले सकता है, मदद ले सकता है किसी केस में, परंतु ये मानना या ना मानना ये राष्ट्रपति के हाथ में होता है। तो ए ऑप्शन जो है ये इनमें से सही नहीं है। तो इसका ये नॉट करेक्ट में ए ऑप्शन आएगा। फिर आते हैं बाकी ऑप्शन पे। आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं।
राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, ये भी राष्ट्रपति के अंतर्गत आती है। और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। सो ये भी ठीक है, तो केवल पहला वाला गलत है। फिर आते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। क्या ऐसा है? तो कब पात्र नहीं होगा? तो पहला, अगर वह स्वयं प्रत्याशी होगा, तो हम लोगों ने देखा है कि कोई एमपी चुना जाता है या एमएलए चुना जाता है, तो उस केस में क्या है, वो खुद वोट डालने जाता है। इसका मतलब है स्वयं प्रत्याशी होता है तो भी वो इसके निर्वाचन में भाग लेता है। तो ये तो सही हो गया, ही हिमसेल्फ इज़ अ कैंडिडेट। फिर है उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन, यानी कि लोकसभा का जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है या कार्य पार्लियामेंट में हमारे देश में निचला सदन बोला जाता है, राज्यसभा उच्च सदन बोला जाता है। ठीक उसी तरह विधानमंडल में, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जो है उच्च सदन बोला जाता है और विधानसभा को निम्न सदन बोला जाता है। तो निचला सदन, यहाँ पे विधानसभा की बात हो रही है, में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, इसकी बात होती है। तो बहुमत सिद्ध करना शेष हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि वो राज्य विधानसभा का सदस्य बन चुका है तो वो मत देने के लिए उसको अथॉरिटी है, उसको जो है पावर है। फिर आते हैं इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में, फिर है वह राज्य विधानमंडल में से उच्च सदन का सदस्य हो। क्या ऐसा नेसेसरी है कि वो उच्च सदन का सदस्य हो? यहाँ पे ये नेसेसरी नहीं है, वो उच्च या निचले सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बात आती है राज्य विधानसभाओं की। ठीक है, तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो, तो इसमें आंसर आ जाएगा उच्च सदन का सदस्य हो। ये सी वाला जो है ये सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बात आती है कौन पात्र नहीं है। ठीक हाँ, नेक्स्ट आते हैं, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। देखिए, जब हम लोगों ने राष्ट्रपति संबंधित चैप्टर जो है डिस्कस किया था इंडियन पॉलिटी में, तो कौन कौन जो एलिजिबल होते हैं या वोटर्स होते हैं या इलेक्टोरल होते हैं, तो उसमें है कि लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स और राज्य विधानसभाओं के मेंबर्स, और वो मेंबर जो कि निर्वाचित होते हैं और जिनको जो है वोटिंग के द्वारा जिनको चुन के भेजा जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऐसा मेंबर जो निर्वाचित होगा लोकसभा का, राज्यसभा का, राज्य विधानसभाओं का, वो इलेक्टोरल होगा, चुनाव में भाग लेगा राष्ट्रपति के। ठीक है, मनमाने सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, तो इलेक्टेड इधर भी है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। राज्य विधानसभा में चुने हुए सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी सही है। राज्य विधान परिषद में चुने हुए सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसमें एक तो चौथा गलत है ये, और इसमें होते हैं हमें चुने हुए सदस्य इलेक्टेड 1 2 3, ऊपर के 3 सही हैं, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 3, ये सही है। इसके साथ साथ मैंने बताया था आप लोगों को, क्लास को आप देख सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में गिवन है क्लास, उसको भी आप देख सकते हैं। तो दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभा के सदस्य भी इसमें शामिल हैं जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन प्रेसिडेंट। उसे भारत का जन्म से नागरिक होना चाहिए। यहाँ पे बात आती है वह भारत का नागरिक हो। He must be the citizen of India, but it is not written that he by birth, वो जन्म से जो है यहाँ पे बात आई है, तो by birth से होना ये गलत है, जन्म से नहीं भी होगा तो उसमें राष्ट्रपति के चुनाव में वो राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा हो सकता है। ठीक है, 35 वर्ष की आयु ये बिल्कुल सही है, पूरी कर लेनी चाहिए। संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। यहाँ पे देखिए एक बात आई है, संसद का सदस्य, राज्यसभा की भी बात आ गई यहाँ पे, तो यहाँ पे केवल लोकसभा का सदस्य
निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। तो चूंकि संसद है तो ये भी सही नहीं है, तो केवल दूसरा सही है। तो बी यहाँ पे लिखा सी वाला ही है, 2 इज़ करेक्ट, 2 सही है। ठीक है, पहला जन्म से ये भी गलत है और तीसरा जो है ये भी गलत है। ठीक, अब इसमें एलिमिनेशन राउंड से भी अगर आप करेंगे तो पहला देखिए तीनों में जो है ऑप्शन दे रखा है तो वो नहीं है। नेक्स्ट है, एक सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अथवा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, परंतु तो कंडीशन क्या है, बट चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र या सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। ठीक है ना, या आप त्यागपत्र कर लें। तो क्या ऐसा है, तो पूर्व नहीं है, याद रखिएगा। तो चुनाव लड़ने से पहले उसे अपनी सदस्यता से पूर्व त्यागपत्र देना होगा, नहीं ऐसा नहीं है। अपने निर्वाचन के 6 माह के अंदर सदस्यता छोड़नी होगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, यानी मेंबरशिप इमीडिएटली आफ्टर बीइंग इलेक्टेड, जैसे ही इलेक्टेड होगा उसको अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, या वह अपने आप स्वतः छूट जाती है सदस्यता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट आते हैं, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव से उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी। तो इस टाइम पे जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सा आर्टिकल उस अधीन आता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि व्हेन द यूनियन कैबिनेट सेंड बैक द ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस की बात आई है, यानी अध्यादेश की बात आई है। यहाँ पे अध्यादेश की बात आई है। तो अध्यादेश जारी कर सकने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद संख्या 123 में, यानी ये वाला है 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। वह संसद का एक संघटक भाग है, बिल्कुल सही है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, कैसा है, अभी देखते हैं इसको। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ये बिल्कुल सही है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, ठीक है। तो ही कैन प्रोमोलगेट इन सर्टेन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो वह दोनों सदनों में चर्चा में, तो ये सिर्फ सीधा सीधा है कि ये भाग नहीं लेता है, ठीक है ना। हाँ, आहूत करता है। लोकसभा और राज्यसभा में जब सदन चल रहा होता है, या सदन जो है कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई लोकसभा और राज्यसभा का सदन चल रहा है और सत्रावसान करना या सत्र को आहूत करना या सत्र को प्रारंभ करना, तो मिनिमम जो है 2 सत्र होने चाहिए, और 2 सत्रों के बीच में जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये आंसर इसका बी हो जाएगा। इसमें ये भी बात आती है, मैंने आपको इससे पहली क्लास में जो राष्ट्रपति से संबंधित क्लास है उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं वो भी डिस्कस करने से कोई ज़्यादा उसको रिपीट करना सही नहीं है। उसको जो है आप जो है जो लोगों ने अभी क्लास देख ली है उनको ठीक है, लेकिन नहीं देखी है तो आपको क्लास ज़रूर देख लीजिए, ताकि जो भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान के विषय किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण या बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो ये भारतीय संविधान में आर्टिकल 355 है। आर्टिकल 355 है। जो यहाँ पे एक बात आती है, एक्सटर्नल एग्रेशन तो ठीक है, लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात आती है। तो हालांकि ये 355 में गिवन है ऐसा। 352 आपातकाल की बात आती है, युद्ध से संबंधित,
और 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। यहाँ पर 355 में ये गिवन है कि यहाँ पे भारत सरकार का दायित्व बोला गया है, कर्तव्य बोला गया है या रेस्पॉन्सिबिलिटी बोली गई है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दूँ कि यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस बोली गई है। तो जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, तो अब याद रखिएगा, इंटरनल डिस्टर्बेंस को लेकर के आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। इसको चेंज किया गया था बाद में, जब इंदिरा गांधी ने आपात लगाया था, वो आंतरिक अशांति को लेकर के लगाया था। तो उसमें जो है आंतरिक अशांति को लेकर के जब आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी के टेन्योर में, तो उसके बाद जो है इसको चेंज किया गया और बोला वो आंतरिक अशांति को डिफाइन नहीं हो पा रहा था, तो उसको बोला सशस्त्र विद्रोह। कि अगर कोई ऐसा विद्रोह होता है जिसमें अस्त्र का प्रयोग किया जाता है और जो कि घातक हो सकता है हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए और धर्मनिरपेक्षता के लिए, तो ऐसे केस में क्या है कि आपातकाल लगाने की जो संस्तुति की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट? तो भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद संख्या 76 है, 76 आर्टिकल में दे रखा है कि अटॉर्नी जनरल के बारे में। अब अटॉर्नी जनरल जो है ये कितना टेन्योर तक रहता है इसके बारे में भी नहीं कहा गया है इसमें। और अटॉर्नी जनरल जो है वो राष्ट्रपति जो है नियुक्त करते हैं और प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पे। उसके बाद अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है कि ये सरकार की तरफ से सरकार का पक्ष रखता है ये न्यायालयों में। ठीक है, तो किसी भी न्यायालय में ये सरकार का पक्ष रखते हैं। और दूसरी चीज़ है ये जो लोकसभा राज्यसभा चल रही है, मान लीजिए सदन चल रहे हैं, उस समय ये वहाँ पर भी चर्चा में भाग ले सकते हैं। बस एक चीज़ है कि अगर वोटिंग होती है तो वोटिंग में ये भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये कस्टोडियन होते हैं जो भारतीय वित्त होता है उसके। तो जितने भी फंड्स होते हैं उनका एलोकेशन कहाँ कहाँ किया गया है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, और उन फंड्स का जो भी लेखा जोखा है या कह सकते हैं अकाउंटिंग है, वो पूरी की पूरी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के तहत जो है वो उसको जो है देखा जाता है, उसको चेक किया जाता है। तो यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का काम यही होता है। आर्टिकल नंबर 148 148 से 151 के बीच में ये दे रखा है। तो 148 अनुच्छेद नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक जो कि केंद्र से संबंधित जितने भी वित्तीय देनदारी हुई है, क्रेडिट या डेबिट हुए हैं या जो भी वहाँ से केंद्र की सरकार से जो भी खर्चा किया गया है मोनूमेंट्स या कोई चीज़, तो उसके लिए जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल उसकी चेकिंग करते हैं। उसके बाद इनकी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति जो है वो उसमें सदन में रखवाते हैं। और उसके बाद जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है जब सदन में इस पर चर्चा होती है और उनके जो है अध्यक्षता में, और उसके बाद जो है इस पर पुष्टि कर दी जाती है। ठीक है, अब राज्य का राज्यपाल, तो यहाँ पर ये बात है कि राज्य के राज्यपाल को भी अपॉइंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो उपरोक्त सभी इसमें आंसर डी वाला सही है। ठीक है, फिर आते हैं, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द पावर टू, पहला ग्रांट पार्डन है, यहाँ पे क्षमादान करना, ये उसको अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, देखिए यहाँ पर ये बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जस्टिस को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। राष्ट्रपति के बारे में ये कहा गया है आर्टिकल 61 में कि राष्ट्रपति को महाभियोग या इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसमें भारतीय संविधान में ये भी कहा गया है, जब सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका की बात आती है, कि आर्टिकल 124 से ये स्टार्ट होती है अनुच्छेद इनसे संबंधित, तो ये कहा गया है कि न्यायपालिका में जो न्यायाधीश को हटाए जाने का प्रावधान वही प्रावधान होगा जिसके तहत राष्ट्रपति हटाए जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति जिस प्रोविज़न से हटाए जाते हैं, यानी महाभियोग की प्रक्रिया होती है,
ठीक वैसे ही हटाने का प्रावधान इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में किया गया है। इसमें हाई कोर्ट भी शामिल है। आपातकाल की घोषणा करे तो ये ठीक है, और अध्यादेश जारी करना ये भी ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए और नीचे लिखे कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, प्रधानमंत्री क्यों निहित है? क्योंकि अंत में जो है राष्ट्रपति ही सिग्नेचर करते हैं, किसी भी बिल पर अपना असेंट देते हैं, किसी भी बिल पर अपनी जो है संस्तुति प्रदान करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये भी सही है। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के सदस्य हों, ये भी सही है। तो पहला गलत है, 2, 3, 4 सही है। तो इसमें सब में पहला है, पहले 3 ही काट दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आता रहा है एग्ज़ाम में। अभी जो है ये लोअर लेवल के जितने भी एग्जामिनेशंस हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी के, तो ये भी जान लें कि ये निश्चित बात है, ये क्वेश्चन आएगा ज़रूर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी मैं करवा रहा हूँ, इनका जो है राष्ट्रपति संबंधित जो भी क्वेश्चन है, इनका किसी भी एग्ज़ाम में आना, अगर इंडियन पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन आते हैं तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो संयुक्त बैठक जब होती है तो आहूत कौन करता है? तो यहाँ पे आहूत करने वाला है क्या है? बाय होम द ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा कॉल्ड, बुलाई जाती है किसके द्वारा? वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। और जब ऐसा होता है कि दोनों सदन जो हैं उनको वो इकट्ठे बैठते हैं और संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और ऐसा तभी होता है जब साधारण विधेयक में को लेकर के अगर दोनों सदन में एक दूसरे के प्रति जो है एक तरह कन्फ्लिक्ट आ जाता है, और किसी भी तरह से अगर दोनों सदन जो हैं के द्वारा जो भी मान लीजिए एक सदन के द्वारा पास किया हुआ बिल जो है दूसरे सदन में जाता है, और उसके बाद जो है वो बिल वहाँ पर जाने के बाद में उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं, कुछ उसमें से अमेंडमेंट किए जाते हैं उस बिल में, और उसके बाद जो है लोकसभा में वापस आता है मान लीजिए, और लोकसभा में उन अमेंडमेंट को माना जाए या ना माना जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दोनों जगह पे दोनों की वैल्यू सेम होती है जब साधारण विधेयक होता है। तो ऐसे ही में क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और उसके बाद वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद में उस विधेयक को जो है पारित मान लिया जाता है या नहीं माना जाता है, उस वोटिंग पर डिपेंड करता है। तो वो होता है 50% + 1, यानी टोटल जो है सदस्य 50% और +1, इतना जो है बहुमत होता है, और ये मेजॉरिटी होती है, और ये मेजॉरिटी वहाँ वोटिंग की, और उसके बाद जो बिल जो है वो पास मान लिया जाता है। अगर इतनी मेजॉरिटी नहीं आती है तो बिल पास नहीं माना जाता है। तो जब भी मतभेद होता है लोकसभा और राज्यसभा में बिल को लेकर के, या कह सकते हैं कि विधेयक को लेकर के, तब ऐसा होता है। फिर आते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, अभी इसमें राष्ट्रपति द्वारा ये आंसर सही है। लोकसभा के अध्यक्ष जो है ये दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता करते हैं। एक चीज़ और बता दें कि धन विधेयक में और संविधान संशोधन विधेयक में, इन दोनों केस में जो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ और भी है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को और संविधान संशोधन विधेयक को जो उनके पास आते हैं दोनों सदनों से पास होकर के विधेयक, तो उसको अपना जो है संस्तुति देना अनिवार्य होता है, उसको वापस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो ये विधायी अधिकार है, एक तरह से ये लेजिस्लेटिव इनका अधिकार है, विधायी अधिकार है। ठीक है, प्रशासनिक अधिकार में कौन आते हैं? प्रशासनिक अधिकार में आते हैं जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना या अन्य लोगों की नियुक्ति करना। ठीक है, अन्य जो संवैधानिक पद हैं उन पर बैठे हुए लोगों, उन पर जो है संवैधानिक पदों के लिए नियुक्ति करना। और प्रशासनिक कार्य हो गया न्यायिक कार्य, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं या फिर जो निचली अदालतें हैं उनके मामलों को देखना, और साथ साथ में अपीलीय न्यायालय होता है ये, और साथ साथ में क्या केंद्र राज्य संबंध से संबंधित कोई भी केंद्र राज्य या फिर
एक से अधिक राज्य और एक तरफ एक राज्य, तो इनसे संबंधित जो भी आपस में टकराव होते हैं या कह सकते हैं जब मत एकता की कमी होती है और जो है यहाँ पर ऐसे जो भी कानून होते हैं उनसे संबंधित ये जो भी कार्रवाई होती है वो सुप्रीम कोर्ट उसको सुनता है। ठीक है। वैयक्तिक यानी पर्सनल, तो पर्सनल में यही आ गया कि नियुक्ति करना, न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, और उसमें जो है बात आती है कि एक तरह से जुडिशियल को लेकर के कि जुडिशियल रिफॉर्म्स होते आए हैं तो उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति जैसे कोलेजियम सिस्टम के द्वारा होती है तो उसकी बात आती है। ठीक है। फिर आते हैं किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है। तो ये बात आ गई जो मैंने अभी बताई थी। तो एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, हाँ कर सकता है ऐसे टाइम पे। एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार ना करना, ऐसे में भी कर सकता है। एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्रवाई न करनी। ठीक। उपयोग सभी परिस्थितियों में, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के अधिवेशन आरंभ होने से कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है। मैंने आपको ये बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो भी होते हैं उनके आंसर 6 महीने होते हैं। संविधान में देखा गया है कि बहुत से क्वेश्चन बनते हैं कि 2 मीटिंग है तो उनके बीच में, जैसे मान लीजिए 2 सदन है तो सदनों के जो सत्र बुलाए जाते हैं तो सत्रों के बीच में कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, तो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बात आती है कि अध्यादेश की, तो ये है 6 वीक, 6 सप्ताह। ठीक है। अध्यादेश कब लाया जाता है? मान लीजिए कोई सार्वजनिक रूप से कोई सार्वजनिक महत्व का कोई विषय है और किसी कारण से लोकसभा और राज्यसभा नहीं चल रही है, सदन नहीं चल रहे हैं, और ऐसे केस में बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कोई डिसीजन लेना। उस केस में अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, और वो अध्यादेश जो है वो मान्य होता है, ऑर्डिनेंस होता है। और उसके बाद जब ये लोकसभा और राज्यसभा जो है सदन बैठते हैं तो उसमें लोकसभा जब बैठती है तो लोकसभा को 6 सप्ताह के अंदर उस अध्यादेश को पारित करना आवश्यक होता है। अगर वो नहीं करता है तो फिर क्या होता है, तो वो अध्यादेश जो है खत्म हो जाता है। ठीक है। फिर है निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। पहला, साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये बिल्कुल सही है। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना नहीं, धन विधेयक को ये नहीं लौटा सकते हैं पुनर्विचार के लिए। फिर लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि किस अनुच्छेद के तहत ये है, ये बाध्यता है। तो ये बाध्यता जो है अनुच्छेद संख्या 74 के तहत है। ठीक है। मंत्रिपरिषद के प्रति जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे संघीय मंत्रिपरिषद की जो सलाह है वो मानने के लिए बाध्य होता है राष्ट्रपति। उसके बाद जो है आर्टिकल 78 भी आप जान लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बार पूछा गया है। इसमें बताया गया है कि समय समय पर प्रधानमंत्री का ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा वो राष्ट्रपति को बताए, वो राष्ट्रपति को सूचित करे समय समय पर। ठीक है। तो ये आर्टिकल 78 के अधीन आता है, इसको बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। निश्चित बात है जब बहुमत नहीं होता है। ठीक है। तो भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर नहीं, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। आंसर इसका केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, या कह सकते हैं मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। देखिए इसमें एक चीज़ और है, हालांकि ये चैप्टर अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं जो भी चीज़ समझाऊंगा आप जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से ही जैसे जैसे क्वेश्चन बताए गए हैं, तो इससे क्या होगा, रिवाइज भी हो जाएगा आप लोगों का, और साथ साथ में जो क्या है कि इनसे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, रिलेटेड फैक्ट्स हैं या कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको बताते चलेंगे। तो इसमें क्या है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद, अब मंत्रिपरिषद की सलाह से जो है हर काम होता है, राष्ट्रपति करते हैं। तो मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की सलाह से भी हो जाते हैं, या फिर किचन कैबिनेट बोली जाती है। मान लीजिए कुछ 4
मंत्री हो गए भारत के, रक्षा मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए और एक हो गए प्रधानमंत्री, या उसके अलावा भी एक आध मंत्री और ले लिए इन्होंने, और इसको किचन कैबिनेट बोलते हैं। तो यही 5 मंत्री या 4 मंत्री मिल करके प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं हर विषय पर, और उसके बाद जो है उस पर निर्णय लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ये बात करी गई है। तो अभी जो है ये बहुत से पिछले सालों से या फिर सरकारें जो अभी रही हैं 90 के बाद में, तो एक तरह से किचन कैबिनेट का नया फार्मूला ये जो है चलने लगा है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। तो महाभियोग जो है ये कौन लगाता है, तो ये देखिए महाभियोग लगाने का है दोनों हाउसेस के द्वारा ये लगाया जा सकता है। लेकिन चूंकि राष्ट्रपति जो है वो लिखा गया है कि राष्ट्रपति की जब नियुक्ति के लिए लिखा गया है कि राष्ट्रपति की क्या क्या अर्हताएं होने चाहिए, उसमें भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया विकृति चित्त नहीं होना चाहिए, और भारत का राष्ट्रपति जो है किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, फिर राष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, फिर लोकसभा का मेंबर बनने का उसको अर्हता होनी चाहिए। तो यहाँ लोकसभा का जो है बात आती है, तो इसमें ये आया है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर इम्पीचमेंट जो है कौन करता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा। तो यहाँ पे बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ये आंसर सही हो जाएगा डी वाला। ठीक है, देखिए क्या क्या होता है इसमें महाभियोग में, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 14 दिन का नोटिस दिया जाता है राष्ट्रपति को कि आपके ऊपर जो है इम्पीचमेंट लगने जा रहा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी राष्ट्रपति जो है यहाँ इस केस में जब 14 दिन का इसको नोटिस दे दिया गया राष्ट्रपति जी को, उसके बाद में वो जो है कि 50 प्रस्तावक होंगे जो कि नाम बताएंगे कि ऐसे 50 जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे जो कहेंगे कि हाँ जो मोशन को जो है एग्री करेंगे कि ये मोशन चलना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए इसको लेकर के। तो 50 प्रस्तावक होंगे, 50 जो है ऐसे प्रस्तावक होंगे जो इनका नाम देंगे कि हाँ इनको ये महाभियोग की प्रक्रिया के लिए जो है ये स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये प्रस्तावक के बाद में फिर ये जो है प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद जो है दोनों सदनों में जो है जिरह होती है, एक तरह से दोनों सदनों में बहस होती है, और उसके बाद जो है अंत में जो भी प्रक्रिया का इसका हल निकलता है वो आंसर होता है। महाभियोग को लेकर अभी तक कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं है इसको लेकर के कोई महाभियोग लगाया गया हो अभी तक। ठीक है, और महाभियोग में जो है ये एक तरह से टोटल का 50% और प्रेजेंट का 2/3 बहुमत मान्य होता है, तभी ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए यानी वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। तो इसमें 44वां संविधान संशोधन, माफ़ कीजिएगा, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के द्वारा ये बताया गया, 1978 है ना, इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए 44वें संविधान संशोधन में, और ये कहा गया कि जो मंत्रिपरिषद को है वो जो है और राष्ट्रपति जो है कोई भी विधेयक जो है वो वापस रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार अगर दोबारा मंत्रिपरिषद उसको वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो ऐसे केस में राष्ट्रपति को संस्तुति देना आवश्यक होगा, चाहे वो साधारण विधेयक हो के मामले में। और धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है, तो दोनों में धन विधेयक होता है ये 110 अनुच्छेद में, तो दोनों में जो है ये राष्ट्रपति को संस्तुति देना अनिवार्य होता है। वहाँ पर वो अपनी संस्तुति रोक नहीं सकते हैं, उसको जो है विधेयक को वापस नहीं कर सकते हैं। और इसमें ऐसा था कि पहले जो है राष्ट्रपति उसको वापस कर देते थे, लेकिन अभी ये कह दिया गया है साधारण विधेयक के केस में भी राष्ट्रपति जो है केवल एक बार वापस कर सकते हैं किसी भी विधेयक को, सदन को या फिर संसद को, और उसके बाद जब दोनों सदनों के द्वारा दोबारा पास होकर उनके पास आता है कोई विधेयक तो उनको संस्तुति देना अनिवार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। तो ये बात आती है कि तो स्वीकृति रोक सकते हैं, तो यहाँ पर
अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन विद होल्ड हिज असेंट टू बिल पास्ड बाई बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखिए 112 ये जो है बजट को लेके बताते हैं, 112 वार्षिक वित्तीय विवरण आता है इसके अंतर्गत। 123 जो है ये अध्यादेश के बारे में है। 110 ये धन विधेयक के बारे में है। आंसर इसका है आर्टिकल 111। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद रखिएगा कि दोनों हाउसेज से पास होने के बाद में जब राष्ट्रपति वापस करते हैं विधेयक को तो वो आता है। या फिर इसमें बात आती है कि विद होल्ड कहने का मतलब है अपने पास रख लेना, स्वीकृति एक तरह से है। यहाँ पे पॉकेट वीटो की बात आती है कि अगर मान लीजिए कोई विधेयक है और वो विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति उसको ठंडे बस्ते में डाल देते, एक तरह से उसको जो है अपने पास रख लेते हैं, और वो विधेयक जो है जब तक दूसरी सरकार आती है तब तक वो विधेयक ऐसे ही डला रहता है राष्ट्रपति के पास, और ऐसे विद होल्ड कर लेते हैं उसको। ऐसे केस में क्या होता है कि जैसे ही लोकसभा भंग होती है वैसे ही वो विधेयक भी ख़त्म हो जाते हैं। कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो इंडियन पॉलिटी में थोड़ा सा डीप जाएंगे तो उसमें आता है कि राज्यसभा से पास हुआ विधेयक लोकसभा में पास नहीं हो पाया तब क्या होता है, और लोकसभा से पास हुआ विधेयक राज्यसभा में पास नहीं हो पाया तब क्या होता है। तो ऐसे केसेस को हम बाद में डिस्कस करेंगे डीपली बाद में, ठीक है ना, ताकि जो है उनको भी आपको पता लगे, उससे भी संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो वो डिस्कस किए जा सके। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने के अभी तक एकमात्र उदाहरण है। तो देखिए राष्ट्रपति जो हैं सर्वसम्मति से चुने गए, उनका नाम है जिनके अगेंस्ट में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो अगेंस्ट में नहीं खड़े हुए नीलम संजीवा रेड्डी। ये जो है नीलम संजीवा रेड्डी ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे पहली बात, और जो एकमात्र राष्ट्रपति जिनके अगेंस्ट में कोई खड़ा नहीं हुआ था, जो एनोनिमस चुने गए थे, ठीक है, एनोनिमस चुने गए थे। और अभी तक जो है केवल इंडिविजुअल राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी ही हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनका 2 टेन्योर रहा है, 10 साल का टेन्योर रहा है, 2 बार ये चुने गए। डॉक्टर राधाकृष्णन ये उनके बाद आए, और उसके बाद है कि जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। तो इसमें एक बात और आती है कि वो कौन से राष्ट्रपति थे, जैसे ज्ञानी जैल सिंह थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो राष्ट्रपतियों से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। और जैसे पूछा जाता है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है राष्ट्रपति रही थी, वो हमारी 12वीं राष्ट्रपति थी, पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति रहे थे वो 11वें राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो इससे संबंधित और जैसे ज्ञानी जैल सिंह की बात आती है कि ज्ञानी जैल सिंह जो है उस समय जो है गृह मंत्री थे, और गृह मंत्री होने के बाद में वो राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। तो ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हमको आपको बताना है। तो वो जो है जब हम नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो उनमें ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले फिर से आपसे निवेदन कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आए हैं, उसके लिए जो है मैं कोशिश करूँगा कि अब लगातार रहें, ठीक है। तो इसके अलावा जो है मेरा ये भी कहना है कि हमारी 2 वेबसाइट हैं, auraistudy.in और auraistudy.com। वहाँ पर जाकर के आप जो है कोई भी टेस्ट जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज़ अगर नहीं भी परचेज़ करते हैं तब भी इतने टेस्ट हैं, फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं जिनको आप कर जो है वहाँ से कर सकते हैं। auraistudy.in जो है ये वेबसाइट जब आप देखेंगे तो ये sarkariresult.com जैसा वेबसाइट बनी है वैसी ही है। बस फ़र्क इतना है कि इसमें जो है जो भी एडिटोरियल्स हैं द हिंदू के या इंडियन एक्सप्रेस के, या जो भी कोई इम्पोर्टेंट मान लीजिए पेपर है, कोई न्यूज़पेपर है जिसमें कोई एडिटोरियल आया है तो उसको आपको हिंदी में दिया गया है, और इंग्लिश हिंदी किनारे आता है वेबसाइट में एक तरफ। तो आप कोई भी लैंग्वेज में उसको चेंज कर सकते हैं, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। तो अगर आप डालेंगे, जैसे मान लीजिए उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूंगा अभी आपको क्लास ख़त्म होने से पहले। पहले तो
हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, सेव कर दिया है इसको मैंने। और ये जो है आज की क्लास में ये MCQ 4, ठीक है, MCQ 4 के नाम से सेव है। और ये जो है आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये पूरा का पूरा PPT आपको, तो उससे आप देख सकते हैं इसको दोबारा। अब जैसे मैंने यहाँ पे गूगल खोला और यहाँ पे और स्टडी एकेडमी में ये देखिए खुल गया है, ये वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट जो है इसमें इसमें आप लॉगिन करेंगे तो मेरा लॉगिन हो गया है, एडमिन हूँ, ठीक है ना, एडमिन तो वो तो ठीक है। यहाँ पे नंबर भी हमारा डला हुआ है। फिर ये लॉगिन करेंगे तो नीचे जाएंगे, अरे नीचे जाएंगे, इसमें ये देखिए एग्ज़ाम कैलेंडर दे रखा है। एग्ज़ाम कैलेंडर पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम जिस मंथ में हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम जो है होने वाला है, जैसे मान लीजिए नीट का है 4 मई को, या फिर अभी 4 मई को हुआ नीट का एग्ज़ाम, उसके बाद TGT हिंदी 14 मई से 15 मई के बीच में है। तो ये सारे एग्ज़ाम जो हैं मई में, जून में कौन कौन से एग्ज़ाम कब होने हैं, और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप उसमें क्लिक करके आगे ये देखिए क्वेश्चंस है, स्टार्ट क्विज़, ये मैथमेटिक्स TGT को लेकर के है। तो ये सभी फ्री हैं, तो ये आप जो है लगा सकते हैं। तो इसको मैं जो है वापस आप जाएंगे और नीचे जो है यहाँ पे, हाँ, ये तो एग्ज़ाम कैलेंडर जो है वो नीचे भी दे रखा है, ऊपर भी दे रखा है, तो वहाँ से आप एग्ज़ाम कैलेंडर ले लेंगे। इसमें क्या हुआ, ठीक है, इसको दोबारा ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब नीचे आते हैं और ये देखिए डेली अपडेट्स है, एक तरफ करंट अफेयर्स है, दूसरी तरफ डेली न्यूज़ है। करंट अफेयर्स डेली की जो है रहती है यहाँ पर, आप उसको जो है आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में है, हिंदी में भी अवेलेबल हो जाएगी, वो भी नीचे दे रखा है भाषा बदलने का। फिर है यहाँ पे लाइव कोर्स है हमारा, तो अभी तो 3 कोर्स हैं टोटल। इससे संबंधित जानकारी जो है आप बाद में हमसे कर सकते हैं। और ये कोर्सेज़ जो हैं लाइव कोर्सेज़ हैं की क्लासेस हैं कि आपको लाइव क्लास जो है प्रोवाइड की जाएगी, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाएगी, वो सभी चीज़ जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी आपको जब आप कोई कोर्स जो है ज्वाइन करते हैं। ठीक है, वो फीस उसकी क्या है, इससे संबंधित जो भी जानकारी है वो यहाँ पे दी हुई है। और आपको अधिक जानकारी करनी है तो किनारे में राइट साइड में यहाँ पे नंबर दिया हुआ है हमारा, और यहाँ पे जो है आप इससे क्वेरी कर सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, नीचे और जाएंगे तो ये ट्रेंडिंग एग्ज़ाम है। ट्रेंडिंग एग्ज़ाम मतलब कौन कौन से एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, SSC कांस्टेबल है, यूपी पुलिस है, ठीक है। उसके बाद में प्रोडक्ट में लाइव क्लासेस है, वीडियो कोर्सेज देखिए सभी सब्जेक्ट्स के हैं और किसी भी क्लास के। ई लाइब्रेरी है, तो ई लाइब्रेरी में बुक्स हैं, तो इन बुक्स का जो प्राइस है वो अभी रिड्यूस है, करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे ये पुराना प्राइस लिखा हुआ है। 99 रुपीज़ की ये बुक्स है, तो उनको आप ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ है, अब ये टेस्ट सीरीज़ जो है हर एग्ज़ाम की है। जैसे सिविल सर्विसेज मान लीजिए आप गए, तो सिविल सर्विसेज आपने खोला तो UPSC, और UPSC खोलने के बाद में नीचे में आए आप तो ये देखिए आपको प्रीलिम्स के 245 टेस्ट दिखे। फिर UPSC ड्रग इंस्पेक्टर जो भी एग्ज़ाम है उसके टेस्ट हैं यहाँ पे। एक्सप्लोर करेंगे इन टेस्ट को तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये क्विज़ेज़ ये आ जाती हैं, और ये क्विज़ेज़ सभी जो है ये फ्री हैं। कोई भी क्विज़ को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ये खुल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। अब आते हैं हम, तो दूसरी जो वेबसाइट है वो है aurastudy.in, ठीक है। तो यहाँ से लिंक,
तो ये जो है दूसरी वेबसाइट है aurastudy.in। इस पर जाएंगे आप, ये दो ही वेबसाइट है जिसमें जानकारी है आपको मिल जाएगी। ये वेबसाइट जो है ये बेसिकली क्या है, रीसेंट न्यूज़ क्या चल रही हैं उसके बारे में आपको तुरंत जानकारी यहाँ मिल जाएगी। इस तरफ देखिए ये लिखा हुआ है इंग्लिश हिंदी, ये यहाँ पर। तो आप इंग्लिश या हिंदी जिस भी भाषा में है इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे। जिस भी भाषा में आप वेबसाइट को खोलना चाहेंगे, कंटेंट को खोलना चाहेंगे, वो आपको मिल जाएगा। तो रीसेंट न्यूज़ है, उसके बाद जो है नीचे जाएंगे तो इस तरह से ये डायरेक्टली जो है कॉलम बने हुए हैं। इसमें आपके स्टडी मटेरियल है वो आप जो है देख सकते हैं। करंट अफेयर्स भी है और इसके नीचे जो है सब्जेक्ट वाइज भी है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ पर जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको डेली की जो टेस्ट सीरीज़ है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, वो लॉगिन रजिस्टर करने के बाद में आपको अलॉट हो जाएगी। तो हम टेस्ट जो है डेली जो भी देते हैं वो भी यहाँ पर जो है पर्टिकुलर टेस्ट जो पर्टिकुलरली जो है ये मेरे ही द्वारा बनाए जाते हैं, तो इनको भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है दो वेबसाइट्स हैं। यूट्यूब लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक, इन सभी सोशल मीडिया उनका लिंक्स जो है आपको गिवन है। और जैसे कोई न्यूज़ आपको पढ़नी है तो अभी ये न्यूज़ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसरो 10 रणनीतिक उपग्रहों का संचालन करेगा। तो ये जो है ये न्यूज़ ऑन एयर जो प्रसार भारती से कंटेंट लिया गया है। तो इसमें जो भी कंटेंट है वो कंटेंट द हिंदू पेपर है या फिर इंडियन एक्सप्रेस है या फिर कोई और पेपर है, तो उन्हीं सभी से ये कंटेंट लिए जाते हैं। और जो भी करंट अफेयर्स की वन लाइनर्स हैं तो सभी इसमें से आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ इसके अलावा आप प्ले स्टोर पे जा कर के ऑरा स्टडी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से भी जो है आपको कंटेंट मिल जाएगा जो कि aurastudy.com वेबसाइट से अटैच्ड है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और कंटिन्यू रहेंगी अब क्लासेस। ठीक है, और इसके अलावा जो है मेरा ये भी आपसे कहना है, आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि हम आपकी तैयारी में थोड़ा बहुत भी योगदान दे रहे हैं, तो निश्चित बात है हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे जो भी वीडियोस हैं उनको देखें और साथ साथ में कमेंट करें कि क्या क्या सही है और क्या चीज़ें आपको जो है और बेहतर होनी चाहिए जो मिलें आपको। दूसरा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन हो। बहुत बहुत धन्यवाद।